देखिए, जिस क्षेत्र के वोट खुल रहे हैं उस क्षेत्र में पिछली बार अभी 2022 में जो चुनाव हुआ था, हम लगभग 12 साढ़े 12,000 वोटों से पीछे थे और इस समय हम कहीं पर 1,500 वोटों से पीछे हैं। उस क्षेत्र की काउंटिंग करीब करीब पूरी होने जा रही है। 3-1,000 के आसपास वोटों से जीतना चाहिए। लोग भाजपा के घमंड को तोड़ना चाहते हैं। आप पूरे देश भर का ट्रेंड देख लीजिए, पूरे देश भर में भाजपा के खिलाफ मत है। इन 7 चुनावों में उन पार्टियों को लोग वोट दे रहे हैं जो भाजपा को चैलेंज कर रही हैं। देखिए, बसंत दास एक अच्छे कैंडिडेट और वो लोगों को प्रभावित कर रहे थे और उनके साथ एक 15-16 हजार वोट रहे हैं जब वो बसपा से लड़े थे, तब भी जब वो आप से लड़े थे, क्योंकि आपका कोई वोट नहीं था वहाँ। आज देश भर में 7 बाईपोल्स हैं और 7 सीटों पर लगातार काउंटिंग जारी है। रुझान आना शुरू हो गए हैं। अब तक कई राउंड्स के रुझान आ चुके हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर की अगर हम बात करें तो अब तक 6 राउंड्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें 1700 वोटों से भाजपा आगे चल रही है, पार्वती दास आगे चल रही हैं। और जानकारी के लिए बातचीत करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से। उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में। रावत जी, शुरू में तो कांग्रेस आगे चल रही थी जब पहला दूसरा राउंड आया, उसके बाद अब भाजपा 1700 राउंड से आगे हो गई है। आप वहां पर रहे हैं, आपने कैंपेनिंग करी है, आपकी एनालिसिस क्या है? देखिए, जिस क्षेत्र के वोट खुल रहे हैं उस क्षेत्र में पिछली बार अभी 2022 में जो चुनाव हुआ था, हम लगभग 12 साढ़े 12,000 वोटों से पीछे थे और इस समय हम कहीं पर 1,500 वोटों से पीछे हैं। उस क्षेत्र की काउंटिंग करीब करीब पूरी होने जा रही है और यदि हम इसी अनुपात में दूसरे क्षेत्रों में भी भाजपा के वोट घटे हैं, जिस अनुपात में गरुड़ क्षेत्र में घटे हैं जहाँ की अधिकांश काउंटिंग हुई है, तो इससे मेरा मानना है कि हमको 3-1,000 के आसपास वोटों से जीतना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट है कि इस चुनाव में कांग्रेस जीत रही है? निश्चित तौर पर जीत रही है। लोग भाजपा के घमंड को तोड़ना चाहते हैं। आप पूरे देश भर का ट्रेंड देख लीजिए, पूरे देश भर में भाजपा के खिलाफ मत है। इन 7 चुनावों में उन पार्टियों को लोग वोट दे रहे हैं जो भाजपा को चैलेंज कर रही हैं। पिछली बार रंजीत दास कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्हें 20 से 22 हजार के बीच में वोट मिले थे। बसंत कुमार आप में थे, बसंत कुमार कांग्रेस में आ गए, रंजीत दास भाजपा में आ गए। कितना फर्क आएगा? देखिए, बसंत दास एक अच्छे कैंडिडेट और वो लोगों को प्रभावित कर रहे थे और उनके साथ एक 15-16 हजार वोट रहे हैं जब वो बसपा से लड़े थे, तब भी जब वो आप से लड़े थे, क्योंकि आपका कोई वोट नहीं था वहाँ। बसंत दास का मतदाता यदि इस बार भी बसंत दास को देता है, प्लस कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का रंजीत दास के साथ सहानुभूति रखने वाला 500-700 वोट हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से उसने हाबड़ तोड़ पर कांग्रेस छोड़ी, उससे वो मतदाता निराश हुआ है। उसने किसी से परामर्श नहीं किया, अपने सपोर्टर से परामर्श नहीं किया, इसलिए वो अपने साथ भाजपा में कुछ ले करके जा नहीं सका। और इसीलिए मैंने उस समय भी कहा था, मैंने कहा भाई सड़ा आलू है, ढेरी से चला गया। तो इसलिए रंजीत दास का कोई फैक्टर इस चुनाव में नहीं था। चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास मैदान में है, उनके साथ क्या चंदन रामदास दिवंगत नेता की जो सहानुभूति है उनके परिवार के साथ भी जा सकती है? देखिए, संयोग ऐसा है कि वहाँ 3 एंटी इनकम्बेंसी एक साथ भाजपा को भारी पड़ रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की भी कई ऐसे बातें हैं जिसमें बेरोजगारी भी है और भी दूसरे इश्यूज भी हैं। ये
ये भाजपा की जो राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, और साथ साथ जिस परिवार को टिकट दिया गया था उस परिवार की भी एंटी इनकम्बेंसी। लोगों को ये लगता था कि चंदन दास जी ने अपने परिवार के लोगों को ही एडजस्ट किया, और उनकी पुत्री जब डॉक्टर बनी तो कहा जाता है कि वो उसके 13 मार्क्स थे और वहाँ 50-60 मार्क्स जिनके थे वो पीछे रह गए, 13 नंबर वाली को जो है दे दिए। ये एक कहावत है, और कहा जा रहा है कि इस बिना पर श्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी उनके कैंडिडेचर का विरोध किया था। कोई मिसेस दीपा करके हैं, उनके कैंडिडेचर का सपोर्ट किया था। बागेश्वर में कई और सारी चीज़ें हुई। जब चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था उस समय बागेश्वर जिलाधिकारी पे ऊपर आरोप लगे, पुलिस प्रशासन पे आरोप लगे कि मीडिया गैगिंग हो रही है, मीडिया के साथ अभद्रता हो रही है। बॉबी पवार जो कि वहाँ बागेश्वर पहुँचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये सब चीज़ें इस चुनाव में डेंट मारेंगी? ये यंग लोग हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि आप निष्पक्ष रहिए, आप सख्त रहिए, मगर आप यदि पक्ष बन जाएंगे, वहां प्रशासन का एक हिस्सा खुल करके भाजपा बना हुआ था, तो वो ये जो है, और वहाँ तो ये भी खबरें हैं कि गाड़ियों में शराब, सरकारी गाड़ियों में शराब गई, पुलिस की गाड़ियों में शराब गई। लोगों में चर्चा ये भी है कि एक व्यक्ति जो 36 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था उसको पुलिस ने भगा दिया, और पकड़ने में सेंट्रल ऑब्जर्वर थे वहाँ पे, और सेंट्रल ऑब्जर्वर ने के इंसिस्टेंस पर वहाँ कोतवाल को निलंबित किया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया? सख्त जबरदस्त तरीके से। मैंने इस तरीके के उपयोग की कहानियां सुनी थी। ऐसा तो उपयोग उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है जैसा उपयोग यहाँ हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो घोसी में भी चुनाव की इस समय गिनती, वोटों की गिनती चल रही है और वहाँ पर भी कड़ी टक्कर है, तो कैसे देखते हैं? वहाँ समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे आगे दिखाई दे रही है। वो भी इंडिया का हिस्सा है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। इसके साथ इंडिया को लेकर कई तरीके की बातें चल रही हैं। इंडिया से अब भारत जो है देश का नाम उसको चेंज करने की कवायद चल रही है। वहीं सनातन धर्म पे भी टिप्पणियां चल रही हैं। तो क्या ये सब बातें सही हैं? सनातन धर्म पे या किसी भी धर्म पर के विरुद्ध अगर कटाक्ष किया जाए, इस तरह की बातें किया जाए, तो इससे क्या फायदा मिलता है? देखिए, हम तो बिल्कुल दृढ़ सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, जो व्याख्या विवेकानंद जी ने शिकागो में की थी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, हम उसके अनुसरण करता है। और ये भी सत्यता है कि इस देश के अंदर एक द्रविड़ियन संस्कृति और दूसरी संस्कृति को मानने वाले लोग जो है सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं। तो क्या आप इन चीज़ों का, बातों का खंडन करते हैं? देखिए, ये हम ये मेरा अपना मानना है कि इस तरीके के अनावश्यक प्रश्नों को, क्यों समय के साथ ये चीज़ें इरेलीवेंट होती जा रही है। आप अपनी आस्था रखिए, अपने विचारों को रखिए, दूसरों को दूसरे विचारों का अनुसरण करने दीजिए। जब हमारा लोकतंत्र इसके साथ 75 साल से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो आज किसी के ऊपर थोपने या किसी पर कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं। सीएम धामी के साथ साथ कई भाजपा के नेता राहुल गांधी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। एक तरफ सनातन धर्म की तरफ राहुल गांधी जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है। देखिए, दो कट्टरपंथों के बीच में, वैचारिक कट्टरपंथों के बीच में हम तो उदारतावादी, जो भारत की धारा है, सनातन धर्म की उदारवादी धारा है, हम तो उसके पक्षधर हैं। उसी धारा की बात विवेकानंद जी ने कही, उसी धारा की बात जो है
जवाहरलाल नेहरू से लेकर के हमारा संविधान कहता है, हम तो उसके साथ बधे हुए हैं, हम उस धारा को मानते हैं। तो इसलिए हम कट्टरपंथियों के चक्कर में क्यों फंसे? एक आखिरी सवाल, ये जो 7 बाइपोल्स हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद इनके नतीजे आने हैं, किस तरह से देखते हैं? अगर इनमें जीत दर्ज होती है तो कितनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे? जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा, लेकिन इससे क्या 2024 की तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, 2024 की तस्वीर बिल्कुल साफ है। भाजपा की घबराहट से भी लग रहा है। आप ऐसे राष्ट्राध्यक्षों को, महामहिम राष्ट्रपति से पत्र भिजवा रहे हैं जिनको क्वेरी करनी पड़ेगी कि हमको निमंत्रण देने वाला प्रेसिडेंट ऑफ भारत कौन है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानते हैं। तो इसका मतलब है आप संयोग से इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का नाम जो है इंडिया पर आ जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप घबरा करके अपना नाम ही आप देश का नाम ही बदलने की बात करेंगे या किसी नाम को ड्रॉप करने की बात करेंगे? हमारे संविधान में इस पर काफ़ी चर्चा हुई संविधान सभा में, और संविधान सभा ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निर्णय लिया, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेबाक बातें की हैं। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बागेश्वर बाईपोल्स में कांग्रेस जो है वो 3 से 4 हज़ार वोटों से जीतेगी। इसके साथ साथ उन्होंने खुलासा किया है कि जो सरकारी मशीनरी है उसका ज़बरदस्त दुरुपयोग हुआ है, युवा काफ़ी नाराज़ हैं और 3 तरफा जो है त्रिकोणीय एंटी इनकम्बेंसी है। इसके साथ साथ सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों पर उन्होंने कहा है कि हम लोग जो हैं सनातन धर्मी हैं, लेकिन विचारों की जो आज़ादी है वो लोगों पर छोड़ देने चाहिए, आपके अपने विचार हैं। और इंडिया से भारत के नाम को बदलने के लिए उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का पत्र विदेशी एम्बेसडर्स को भेजा जा रहा है, तो उन्हें पहचानने में काफ़ी दिक्कत होगी। ये एक घबराहट है भाजपा की जो कि 2024 की तरफ दिख रही है, और कांग्रेस आश्वस्त दिख रही है कि 2024 में भी ये लोग चुनाव जीतेंगे।